Hello student, this is गीता प्रजापति। वेलकम टू एसएसटी क्लासेस। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ लेसन नंबर 7, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। इस लेसन में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इस वीडियो में। जैसा कि इससे पहले के जो हम पाठ पढ़ चुके हैं, ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं, नवाबों, किसानों और आदिवासी पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े, इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। और विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में केवल अंग्रेज उस भूक्षेत्र पर विजय और आय पर ही नियंत्रण नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके जो रीति रिवाज हैं, मूल्य, मान्यताएं, उन सबको चेंज करना है। तो इस लेसन में यही बताया गया है कि किस तरह से अंग्रेजों ने देसी जनता को सभ्य बनाया और राष्ट्र को शिक्षित करना चाह रहे थे। उनकी कौन सी विचारधाराएं थी वह हम इस लेसन में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे इस लेसन में कि अंग्रेजों का व्यू क्या था, वह एजुकेशन के क्षेत्र में क्या सोचते थे भारतीयों को। तो आइए तो सबसे पहले इस बात पर ध्यान देते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई दे रहे हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह से विकसित हुए और भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आप इस चित्र में देख रहे हैं विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं। इन्होंने काफ़ी यहाँ पर प्रयास किया है फारसी भाषा को सीखने का। तो देखते हैं प्राच्यवाद की परंपरा। अब प्राच्यवाद की परंपरा के बारे में जानते हैं। सन 1783 में विलियम जोन्स के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा जानते थे। अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उनके व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसे दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी टॉमस कॉलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने का प्रयास करने लगे थे। इस तरह से इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। जोन्स और कॉलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिमी दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उनका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानून ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता था।
और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता था। इस तरह से जोन्स और कोलबर्ग दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने, अतीत को लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे हैं। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य के काव्यों को पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते थे। उन्हें अनजाने विषय की शिक्षा ना दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते थे। केवल तभी वे अजनबी शासक अपनी प्रजा का आदर और उम्मीद कर सकते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए सन 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया और सन 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश को शासन चलाने में मदद मिल सके। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। देखिए यहाँ पे जोन्स ने कितना अच्छा किया कि जो भारतीयों की जो भाषाएं थी उनका उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने कितना अच्छा सोचा कि जो भारतीय हैं भारतीयों को उन्हीं की भाषा में, यानी कि जो भी भारतीय थे, मुस्लिम थे, जो भी व्यक्ति थे जो भाषा को पहले से ही जिससे वे परिचित थे उसी में उनको शिक्षा दी जाए। लेकिन तो बहुत से लोग उनके अपोजिट थे। पूर्व की जनांगीय गलतियां। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोणों की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा के साहित्य का अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये कितने कटु आलोचक भी थे जो क्या सोचते थे कि जो यहाँ पर संस्कृत भाषा के साहित्य हैं, अरबी भाषा के साहित्य हैं, इन पर बढ़ावा नहीं देना चाहिए और इन पर खर्चा भी नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल थे वो प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। देखिए जेम्स मिल का कितना कैसा विचार था, ये कटु विचार था। जबकि जोन्स ने क्या कहा था कि हमें भारतीयों को उसी भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से ही परिचित हैं, अपने साहित्य को बढ़ावा देना चाहिए। किंतु जेम्स मिल ने उनके बिल्कुल अपोजिट थे। इसलिए भारतीयों को भी पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्यों की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह से वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। और 1830 के दशक में प्राच्यवादियों का घोर विरोध किया गया था और थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे प्रमुख थे और प्रभावशाली थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्व विज्ञान की कोई शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थे। अब यहाँ पर देखिए मैकाले थे जो वो क्या थे, यूरोपीय भाषा को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते थे और उन्होंने ही आज हमारे देश में जो ये अंग्रेजी पाश्च्यवादी शिक्षा है इसका प्रचार प्रसार शुरू किया था। उन्हीं के कारण आज हमारे देश में यह शिक्षा प्रचलित है।
तो मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब की समूची देसी जो साहित्य के बराबर हैं। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से भी अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार से उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाना, उनकी रुचियाँ, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता था। देखिए जो मैकाले थे उनका कैसा विचार था ये, और मैकाले ने ही कहा था कि इन्होंने एक रूल्स निकाला था कि अंग्रेजी जो व्यक्ति जो भारतीय अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान रखते हैं उन्हें गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। तभी जो हमारे भारतीय थे उन्होंने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया था, किंतु जो अपनी मदर टंग था उसको नहीं छोड़ा था। मैकाले के मिनट विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये भी फैसला लिया गया अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को आप अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैकाले थे उन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा का यहाँ पर चलन प्रारंभ कर दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट, व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में यहाँ पे वुड डिस्पैच नाम का यहाँ पर एक पत्र जारी किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता था। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यावहारिक लाभ प्राप्त होते हैं। जो वुड डिस्पैच थे इसमें भी जो प्राच्यवादी शिक्षा थी उसी पर ज़्यादा बल दिया गया। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया है और उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार वाणिज्य विस्तार करने के लाभों को भी समझाया गया, और यहाँ पर यह भी बताया गया कि किस तरह से वे अपने यूरोपीय की जो जीवन शैली है उससे भी उन्हें अवगत कराया गया। और इस तरह से जो वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, इससे वे ज़्यादा सत्यवादी ईमानदार बन जाएंगे। फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। और दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा है, बल्कि यह लोगों में ना तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। सन 1857 में जब मेरठ और दिल्ली के सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास से भी किए जा रहे थे। और इसी तरह से आप देखेंगे कि ये 19वीं सदी में बम्बई का विश्वविद्यालय का ये चित्र दिया हुआ है। ये बम्बई में जो विश्वविद्यालय खुला था उसका पिक्चर है। और इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज।
स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ? क्या आपको कुछ अंदाजा आया कि अंग्रेजों से पहले यहाँ के बच्चे किस तरह पढ़ाए जाते थे? क्या आपने कभी सोचा है उस समय स्कूल जाते भी थे या नहीं थे? अगर स्कूल थे तो क्या ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? विलियम एडम्स की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड में आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम्स ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया और कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों की शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंप दिया। एडम्स ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिसमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी यानी कि 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों से की स्कूल से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं था। शाला में इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव के नीचे चलती थी, कोई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी मौखिक होती थी। क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थी की जरूरत को देखते ही गुरुजी तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेती में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशालाएं पुनः शुरू कर दी जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकार भी के बच्चे भी पढ़ सकते थे। इस तरह से दिनचर्या और नए नियम 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। इसलिए कंपनी स्थानीय पाठशालाओं के कामकाजों में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूद व्यवस्था के भीतर भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी की नई दिनचर्या नए नियमों नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था, कंपनी ने क्या कदम उठाए? तो इसके लिए उन्होंने प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना, वहां अध्यापन, उनकी स्थिति को सुधारना। प्रत्येक गुरुजी को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल की रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा। विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की गई। बैठने के लिए शीट तैयार किए गए। अनुशासनों के नियमों का पालन किया करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने के लिए तैयार नहीं थी उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगी। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली थी। नई व्यवस्था के अनुसार अनुशासन की मांग थी। बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं। अब कटाई के मौसम में बच्चों का स्कूल आना जरूरी था जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने के लिए जाते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाता था तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था यानी कि बच्चे का पढ़ना लिखना नहीं
नहीं देना चाहते थे, यानी कि उनका नाम वगैरह काट देते थे। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रचार की जरूरत पर जोर देने लगे। यूरोप में आ रहे बदलावों को प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिम शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विद्यालय खोलें और शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा निर्देश से कुछ प्रयास के बारे में हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। महात्मा गांधी जी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी जी ने इस शिक्षा में कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है और इसने भारतीयों को दास बना दिया है। इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा, स्वाभिमान और भाव पुनर्जीवित करें। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी जी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है, उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी सभ्यता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। महात्मा गांधी जी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी कि पढ़ने लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। इसके लिए तो लोगों को हाथों से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क समझने की क्षमता और दोनों विकसित होंगे। इस तरह से गांधी जी ने वोकेशनल एजुकेशन पर अत्यधिक जोर दिया ताकि जो हमारे बच्चे हैं वह हस्तकौशल में शिक्षित हो सकें और कल के दिन वह अपने रोजगार व्यवसाय को चुन सकें। तो जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, उनका मानना था कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा देना भी बहुत ही आवश्यक है ताकि कल के दिन वह अपना व्यवसाय करके अपनी रोजी रोटी कमा सकें। टैगोर का शांति निकेतन। अब यहाँ पर देख रहे हैं, शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है। 1930 का दशक है। आसपास का माहौल आपको दिखाई दे रहा है, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है। तो आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई और किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने को से बहुत चिढ़ते थे। उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। तो कलकत्ता में अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रहें, जहां वे मुक्त और रचनाशील हो सकें, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय
अपने आप में सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील होने चाहिए, बच्चों को समझें, उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद करें। और टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चों की रचनाशीलता, चकित होने वाले उनके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक रचनात्मक मेधा और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कुंभोवेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे और टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों के सम्मिश्रण चाहते थे, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन हो। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्यों होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इस व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों के सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है, और हम इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी हमारी जारी रही। तो स्टूडेंट, आज का ये आपका लेसन था, देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। इसमें आपने जॉन्स के विचारों को देखा, जेम्स मिल के विचारों को देखा, महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर और इन सब के विचारों को इसमें आपने सुना। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।